हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का आरएनसीसी की इस लाइव क्लास के अंदर। आज की अपनी इस लाइव क्लास में अपन ब्रेस्ट फीडिंग एंड ब्रेस्ट मिल्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जिनके बारे में शायद आज तक अपन ने इतने अच्छे से डिस्कस नहीं किया होगा, है ना। चलिए, तो इनके बारे में अपन एक इंडिविजुअल एमसीक्यू सेशन रखा है, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एज कम्पेयर टू काउ मिल्क ब्रेस्ट मिल्क कंटेंट मोर, इनमें से क्या ज्यादा मिलेगा ब्रेस्ट मिल्क में, है ना। ओके, तो आपको कंपैरिजन इसके बारे में तो आसानी से पता होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ब्रेस्ट मिल्क से रिलेटेड, ठीक है ना। तो ब्रेस्ट मिल्क के कंपेयर में आपको बताना है कि काउ मिल्क एंड ब्रेस्ट मिल्क को अगर कंपेयर करें तो इनमें से कौन सा कंपोनेंट होगा वो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। चलिए बताइए क्या आंसर रहेगा। ए एनर्जी, बी फैट, सी लैक्टोज एंड डी प्रोटीन्स। तो अपना करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर पुट करेंगे जो जो लाइव देख पा रहे हैं, ठीक है। ओके, प्रेमलता जी कह रहे हैं बी रहेगा, फैट रहेगा। और कोई लाइव जो है वो अपना आंसर पुट करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, एज कम्पेयर टू काउ मिल्क ब्रेस्ट मिल्क कंटेंट मोर। ओके, तो क्या होगा, जो शुगर कंटेंट होगा, है ना, जो मेनली क्या होती है, लैक्टोज होती है, वो लैक्टोज ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, ह्यूमन मिल्क के अंदर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू काउ मिल्क, ठीक है ना। ओके, तो आंसर लगाएंगे अपन क्या, सी। जो लैक्टोज होता है, ठीक है ना, लैक्टोज होता है जो एनर्जी का सोर्स होता है मेनली, ठीक है ना। ओके, तो वो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर ज्यादा मिलेगा, ठीक है। ओके, अब ये मैंने आपको बताया है एक तरीके से दोनों में कंपैरिजन। मेनली अपन ने कंपोनेंट देख लिए हैं, लैक्टोज, प्रोटीन, फैट, कैल्शियम, आयरन, वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। ओके, अब देखिए अपन बात करते हैं न्यूट्रिटिव वैल्यू की, भाई 100 ग्राम या 100 ml मिल्क है, उसके अंदर क्या क्या मिलेगा, ठीक है। ओके, तो देखिए अपन सबसे पहले ह्यूमन मिल्क की बात कर लेते हैं। उसके अंदर क्या होता है, 7.4 ग्राम्स लैक्टोज होता है, ठीक है। तो लैक्टोज देखिए 4.4 ग्राम काउ मिल्क के अंदर है और 7.4 ग्राम किसमें है, ह्यूमन मिल्क के अंदर, तो ऑब्वियसली ये इसके अंदर ज्यादा है, ठीक है। प्रोटीन कंटेंट किसके अंदर ज्यादा होता है, काउ मिल्क के अंदर ज्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर कैसिन कंपोनेंट ज्यादा होता है, ठीक है ना। इस कारण इसमें प्रोटीन कंपोनेंट भी ज्यादा होता है, ठीक है। काउ काउ मिल्क, ओके, काउ मिल्क के अंदर प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है। फैट कंटेंट की बात करें तो वो भी काउ मिल्क के अंदर ज्यादा होगा। कैल्शियम की बात करें तो वो भी काउ मिल्क के अंदर ज्यादा होगा, और कई जगह दोनों को इक्वल भी बताया गया है, ठीक है। आयरन की बात करें तो वो ह्यूमन मिल्क के अंदर ज्यादा होता है, ठीक है। वाटर की बात करें तो वो ह्यूमन मिल्क के अंदर ज्यादा होता है। आपने पढ़ा होगा कहीं पे कि ह्यूमन मिल्क जो होता है वो काउ मिल्क के कंपेयर में क्या होता है, पतला होता है, ठीक है ना। काउ का मिल्क गाढ़ा होता है, ठीक है। ओके, उसके कारण देखिए दो मेन कंपोनेंट की बात आती है वहां पे, ठीक है। तो एक तो क्या हो गया, प्रोटीन किसमें ज्यादा है, काउ मिल्क में ज्यादा है। फैट किसमें ज्यादा है, काउ मिल्क में ज्यादा है। तो दूध भी कैसा है, वो गाढ़ा है। तो इस कारण प्रोटीन, पानी का जो कंपोनेंट हो गया वो काउ मिल्क के अंदर ब्रेस्ट मिल्क के कंपेयर में कम हो गया। तो पानी किसमें ज्यादा है, वाटर किसमें ज्यादा है, ह्यूमन मिल्क के अंदर ज्यादा है, ठीक है। एंड ओवरऑल एनर्जी की बात आती है तो जिसके अंदर फैट कंपोनेंट ज्यादा है वो एनर्जी भी ज्यादा देगा, ठीक है। अब कारण क्या है कि फैट होता है वो ज्यादा हाइड्रेटेड होता है, ठीक है ना। ओके, तो वो जितनी ज्यादा मतलब ऑक्सीडेशन हाईएस्ट किसका हो सकता है, मेटाबॉलिज्म में फैट का हो सकता है, क्योंकि उसका 1 ग्राम 9 किलो कैलोरी देता है। एंड कार्बोहाइड्रेट होता है वो कितनी देता है, लगभग 4.2 के आसपास देता है ना। तो जिसमें फैट कंपोनेंट ज्यादा होगा वो एनर्जी भी ज्यादा देगा। तो देखिए 67 होती है काउ मिल्क की एंड 65 होती है ह्यूमन मिल्क की, ठीक है ना। ओके, तो ये एक तरीके से आप कंपेरिजन याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। वाई नहीं है यहाँ पे, वे है। वे प्रोटीन जो होते हैं जिसके अंदर एल्ब्यूमिन वगैरह आते हैं, लैक्ट एल्ब्यूमिन वगैरह हो गए, ठीक है। वे कैसीन रेशियो इन ब्रेस्ट मिल्क इज, है ना। ओके, तो उस कई जगह इसको वे पढ़ते हैं, कई जगह वाई पढ़ते हैं, तो यहाँ पे वाई लिख दिया गया है। वे को वे प्रोटीन एंड कैसीन प्रोटीन रेशियो इन ब्रेस्ट मिल्क इज, ये कितना होता है, ठीक है। ए है 1:1, बी है 2:1, सी है 3:8 एंड डी है 7:3, ठीक है ना। तो अपना आंसर पुट करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, क्या आंसर रहेगा इसका। ओके, जैसे बात करूं मैं, क्या है 100 ग्राम या 100 ml मिल्क है, तो उसमें से वे कैसिन रेशियो कितना होगा, ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, 50:50, ठीक है। बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2:1, मतलब कितना हो गया, ठीक है, 2:1 हो गया आपके 67:33, ठीक है। ओके, तो 100% प्रोटीन की बात करें वे कैसिन में तो रेशियो देख लीजिए 30:80, मतलब हो गया 30, ठीक है, 30:, सी एंड 7:3 हो गया 70, ठीक है। इसको अपन 20 कर देते हैं ना, 3:8 की जगह अपन 2:8 कर देते हैं, ठीक है। एंड
30, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से ये आपके सामने कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ है। तो वे प्रोटीन एंड कैसीन प्रोटीन का रेशियो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कितना होता है, ठीक है ना। ओके, तो ब्रेस्ट मिल्क की बात करें, इसमें कैसीन प्रोटीन की मात्रा तो कम होती है, ठीक है, लेकिन जो लैक्ट एल्ब्यूमिन हो गया, ठीक है, लैक्टोफेरिन हो गया, तो ऐसे प्रोटीन जिनको अपन वे प्रोटीन के नाम से जानते हैं, वो प्रोटीन ज्यादा होते हैं, है ना। लगभग 70 to 80% क्या होता है, वे प्रोटीन होता है। कितना होता है, 70 to 80% होता है। एंड लगभग 20% के आसपास क्या होता है, कैसीन प्रोटीन होता है ना। तो वे प्रोटीन किसमें ज्यादा होता है, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर ज्यादा होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपको मैथ्स में मिल रहा है, ठीक है। इनमें से सबसे ज्यादा किसमें है, डी के अंदर है, इसमें 7:3 मतलब 70:30 बता रखा है, ठीक है। ओके, तो डी ऑप्शन अपन यहाँ पे करेक्ट करेंगे। क्या करेक्ट करेंगे, बी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे यहाँ पे, 7:3, है ना। और एकदम उल्टा होता है किसमें, काउ मिल्क के अंदर। काउ मिल्क के अंदर वे प्रोटीन एंड कैसीन प्रोटीन का रेशियो होता है लगभग 20:80 या 70 सॉरी 30:70, है ना। ओके, वे प्रोटीन एंड कैसीन प्रोटीन, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है, क्योंकि इसके अंदर एल्ब्यूमिन वगैरह ज्यादा होता है, लैक्ट एल्ब्यूमिन, लैक्ट, ठीक है, लैक्टोफेरिन वगैरह। तो वे प्रोटीन किसमें ज्यादा होते हैं, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर ज्यादा होते हैं, ठीक है। कैसीन प्रोटीन जो मेनली किसमें होता है, काउ मिल्क के अंदर होता है ना। ओके, तो काउ मिल्क के अंदर कैसीन प्रोटीन ज्यादा होता है, ह्यूमन मिल्क के अंदर वे प्रोटीन ज्यादा होता है, ठीक है। तो ज्यादा बेनिफिशियरी कौन सा है, अपन को एल्ब्यूमिन कंपोनेंट वाला बेनिफिशियरी है, ठीक है, क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। ओके, तो डी ऑप्शन आपका रहेगा डी सही, 7:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोएक्टिव फैक्टर ऑफ ह्यूमन मिल्क व्हेन कंपेयर टू फॉर्मुलेटेड मिल्क, ठीक है। ओके, तो एक देखिए बेबी की फीड के लिए आता है फॉर्मुलेटेड मिल्क आता है, आपको पता है उसका कंपोजिशन वगैरह, ठीक है। और दूसरा होता है नेचुरल ह्यूमन मिल्क। तो आपको ऐसा कंपोनेंट बताना है जो ह्यूमन मिल्क के अंदर तो होता है लेकिन फॉर्मुलेटेड मिल्क के अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोएक्टिव फैक्टर फॉर ह्यूमन मिल्क व्हेन कंपेयर टू फॉर्मुलेटेड मिल्क। ओके, ऑप्शन ए है लाइपोप्रोटीन ए, बी है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, सी है इम्यूनोग्लोबिन एम एंड डी है पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। ओके, तो आंसर बताइए क्या रहेगा यहाँ पे, है ना। थोड़ा नया क्वेश्चन है आप सभी के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोएक्टिव फैक्टर ऑफ ह्यूमन मिल्क व्हेन कंपेयर टू फॉर्मुलेटेड मिल्क। जल्दी से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में पुट करेंगे, क्या आंसर रहेगा इसका। देखिए उसके अंदर फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये चीजें तो आ सकती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो होते हैं वो ह्यूमन मिल्क के अंदर ही मिलेंगे, फॉर्मुलेटेड मिल्क के अंदर नहीं मिलेंगे, ठीक है। जैसे बी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल पांडे जी आपका आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे बी ऑप्शन रहेगा ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, या इसे ट्रांस एपिथेलियल या एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, ये बीटा टाइप ऑफ ग्रोथ फैक्टर होता है, ठीक है, एक तरीके का साइटोकाइन होता है जो क्या करता है, जैसे क्या हुआ कि बेबी, अपन बेबी की बात करते हैं, ये बेबी है, ठीक है। ओके, ये बेबी है ना। ओके, एक तो क्या है कि ये, ठीक है, नेचुरल फीड कर रहा है, ब्रेस्ट फीड, ठीक है, और दूसरा है ये फॉर्मुलेटेड फीड कर रहा है, ठीक है। दो ऑप्शन है इसके पास, ब्रेस्ट फीडिंग से और फॉर्मुलेटेड फीड से। अब देखिए क्या है कि ब्रेस्ट फीडिंग वाला जो मिल्क है उसके अंदर क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर मौजूद है। मतलब इसके अंदर जो ग्रोथ फैक्टर है उसकी क्या खासियत है कि अगर इंटेस्टाइन में कहीं पे भी थोड़ी बहुत हीलिंग की जरूरत हुई तो वो हीलिंग को प्रमोट कर सकता है ना। कहीं पे भी इंजरी हुई इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, और वहां पे हीलिंग की जरूरत है, तो इसके अंदर ऐसा फैक्टर मौजूद है जो वहां पे हीलिंग करवा देगा, है ना, उसकी इंटेस्टाइन को वापस हेल्थी कर देगा। कौन है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर। लेकिन अपन फॉर्मुलेटेड फीड की बात करें तो इसके अंदर जो मिल्क है, इस मिल्क के अंदर ये फैक्टर मौजूद नहीं है, तो इसके अंदर ये पावर नहीं है कि ये वापस इंटेस्टाइन की हीलिंग करा सके, क्योंकि इसके अंदर ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो ये एक दोनों में मेजर डिफरेंस होता है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर जो मेनली नेचुरल ह्यूमन मिल्क के अंदर मिलता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट करेंगे, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए, ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेज इन रेफ्रिजरेटर इज अप टू, है ना। ओके, तो क्या हुआ, बेबी सीरियस है, एडमिट है, और माँ को कहा गया कि आप क्या कीजिए, ब्रेस्ट मिल्क को निकालिए और घर में रेफ्रिजरेटर पे स्टोर कर दीजिए, ठीक है। तो वो स्टोर किया हुआ रेफ्रिजरेटर के अंदर जो स्टोर किया गया है, ठीक है, जिसको ठंडे एनवायरनमेंट के अंदर रखा है अंदर, तो उसको हाईएस्ट कितने टाइम तक यूज ले सकते हैं, मतलब उसका स्टोरेज कितने टाइम तक बेनिफिशियल है।
ए है 4 हॉर्स, बी है 8 हॉर्स, सी है 12 हॉर्स एंड डी है 24 हॉर्स। ठीक है, तो अपन को डिस्कार्ड कब करना रहेगा, कितने टाइम पीरियड बाद में, अगर उस मिल्क का यूज नहीं हुआ तो उसको डिस्कार्ड करना रहेगा। ठीक है, ओके, कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या आंसर रहेगा, है ना। ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेज इन रेफ्रिजरेटर इज अप टू, ओके, इसका आंसर सुरेश जी बता रहे हैं डी रहेगा, अंकिता जी बी, ठीक है, पांडे जी डी बता रहे हैं। देखिए क्या आंसर रहेगा इसमें, गुड, क्या आंसर रहेगा इसमें, डी रहेगा। देखिए मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट का आंसर डी जा रहा है, तो मैं भी इसको सही कर देता हूँ। ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेज इन रेफ्रिजरेटर इज अप टू 24 हॉर्स। ठीक है, ओके। अब 3 कंडीशन है अपने पास में, एक तो है कि रेफ्रिजरेटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, पेरिफेरी की बात कर ले, वहां पे क्या है, रेफ्रिजरेटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन स्टोर करके रखना है बेबी के लिए, नेक्स्ट फीड के लिए, तो उसको मैक्सिमम कितने टाइम तक रख सकते हैं, तो ब्रेस्ट से निकालने के बाद में अगर उसको स्टोर किया जा रहा है नेचुरल टेम्परेचर के अंदर, ठीक है, जो रूम टेम्परेचर की बात करें अपन, ठीक है, मतलब निकाल के किसी बर्तन के अंदर उसको रख दिया है, ठीक है ना, और आगे उसको बेबी की नेक्स्ट फीड के लिए यूज करना है, तो उसको कितने टाइम तक यूज करना रहेगा, विद इन 6 आवर्स। ठीक है, 6 घंटे के बाद में वो इफेक्टिव नहीं है, वो बेबी के लिए उतना बेनिफिशियरी नहीं रहेगा। ठीक है, ओके, तो अगर नॉर्मल मिल्क की बात करें तो उसको 6 घंटे तक यूज करना होता है। अगर उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया है मिल्क निकालने के बाद में, तो उसको विद इन 24 आवर्स यूज करना है। और अगर डीप फ्रिज मतलब -20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास उसको स्टोर किया गया है ना, और तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, अगर उसको -20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास उसको स्टोर किया गया है तो उसको नेक्स्ट 3 मंथ तक यूज कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड में तो वो हार्ड हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड में वो ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेज रहेगा, सॉलिड फॉर्म में स्टोरेज रहेगा। तो आप कहोगे कि सॉलिड फॉर्म को बेबी थोड़ी ले पाएगा, बर्फ को थोड़ी ले पाएगा, ठीक है ना, तो क्या करना रहेगा, इसको इसको मेल्ट करवाना रहेगा, क्या करवाना रहेगा, मेल्ट करवाना रहेगा, है ना। कैसे करवा सकते हैं कि भाई इसमें जो छोटा सा पीस ले लो, जो बेबी को फीड करवाना है, उसको एक बर्तन के अंदर लो और उसको चलते हुए नल के ऊपर या, ठीक है, नेचुरल टेम्परेचर में रखो, वो अपने आप मेल्ट हो जाएगा, है ना। तो चलते हुए नल के अंदर रख के उस बर्तन को अपन नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर ला सकते हैं और इस तरीके से वो पिघल जाएगा, है ना। ओके, ओवन वगैरह का यूज नहीं करना है यहाँ पे उसको मेल्ट करवाने के लिए, कि नहीं जल्दी जल्दी गर्म करके दूध को मेल्ट करवा देते हैं, ऐसा प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने ये लाइन आपको बताई है। उसको नेचुरली मेल्ट होने देना है, ठीक है, और नॉर्मल टेम्परेचर तक आते ही बेबी को दे देना है, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो ये तीनों प्रोसीजर मैंने आपको बता दिए, तीनों तरीके से स्टोरेज किया हुआ मिल्क कितने टाइम में यूज कर सकते हैं, है ना। अगर -20 डिग्री सेंटीग्रेड में वो मेल्ट किया गया है स्टोरेज के लिए, तो उसको 3 मंथ तक यूज कर सकते हैं, 3 मंथ के बाद में उसको डिस्कार्ड करना रहेगा अगर यूज नहीं हुआ है तो, ठीक है। रेफ्रिजरेटर के अंदर है तो रेफ्रिजरेटर मतलब क्या हो गया, टेम्पररी स्टोरेज, जो घर में नेचुरली अपन पानी वगैरह रखते हैं ना, उसी तरीके से उसको रखना है फ्रिज के अंदर, ठीक है। ओके, तो वो विद इन 24 आवर्स उसको यूज करना रहेगा। एंड अगर कोई रेफ्रिजरेशन नहीं है, नॉर्मली एक बर्तन के अंदर डाल के उसको स्टोर किया गया है, तो विद इन 6 आवर्स का यूज करना रहेगा, ठीक है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेज रेफ्रिजरेटर अप टू 24 आवर्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन मिल्क इज प्रोटेक्टिव अगेंस्ट जियार्डिया लैम्ब्लिया इन्फेक्शन, ठीक है। ओके, तो जियार्डिया का जो इन्फेक्शन होता है, अगर उससे बेबी को बचाना है, तो नेचुरल भगवान ने एक ब्रेस्ट मिल्क के अंदर ऐसा कंपोनेंट दिया है जिसकी जियार्डिया लैम्ब्लिया के अगेंस्ट एक्टिविटी होती है, ठीक है। ओके, तो बताइए क्या आंसर रहेगा, कौन सा ब्रेस्ट मिल्क का कंपोनेंट है जिसके अंदर जियार्डिया लैम्ब्लिया से फाइट करने की कैपेसिटी है। ए है लाइसोजाइम, बी है लैक्टोफेरिन, सी है बिफिडस फैक्टर एंड डी है ग्लाइको कॉन्जुगेट, ठीक है। ओके, तो बताएंगे क्या आंसर रहेगा इसका। थोड़ा नया क्वेश्चन है, मैंने आपको क्लास के शुरुआत में भी कहा था कि ये क्वेश्चन थोड़े अलग है और ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। ओके, क्योंकि ये मेनली देखिए क्लास की हेडिंग क्या है ना, ब्रेस्ट मिल्क के कंपोनेंट से रिलेटेड मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं। द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन मिल्क इज प्रोटेक्टिव अगेंस्ट जियार्डिया लैम्ब्लिया इन्फेक्शन, ठीक है। तो बताएंगे अपना आंसर क्या रहेगा, है ना। इसमें ग्लाइको कॉन्जुगेट नहीं रहेगा, इसमें आपका रहेगा लैक्टोफेरिन, है ना, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। जो लैक्टोफेरिन होता है उसकी किसके अगेंस्ट एक्टिविटी होती है, लैक्टोफेरिन की जियार्डिया लैम्ब्लिया प्लाज्मोडियम फैल्सिपुरम, मतलब ये मलेरिया के अगेंस्ट भी बेबी को बचाएगा, ठीक है। ओके, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, ठीक है, एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका एंड निमोसिस्टिस कैरिनी, ठीक है, इन सब के अगेंस्ट लैक्टोफेरिन
एक्टिविटी रखेगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि भाई कई ज्यादा नए केसेस आते हैं एडल्ट के मलेरिया के, लेकिन बेबीज में इतना नहीं देखने को मिलता क्योंकि उनके अंदर ये प्रोटेक्टिव होता है। ठीक है, ओके। तो लैक्टोफेरिन किस किस के अगेंस्ट एक्टिव है? जियार्डिया लैम्ब्लिया, प्लाज्मोडियम फैलसिपारम, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी एंड ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका एंड न्यूमोसिस्टिस कैरिनी। ठीक है, ओके। अब लाइसोजाइम ये भी मिल्क के अंदर होता है, तो वो किसके अगेंस्ट काम करता है? वो एंटमीबा हिस्टोलिका के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, अब ये नाम अपने ऑप्शन में देखा था, अभी सी ऑप्शन था बिफिडस फैक्टर। ठीक है, तो बिफिडस फैक्टर किसके अगेंस्ट काम करता है? सिजेला के अगेंस्ट, साल्मोनेला के अगेंस्ट एंड इकोलाई के अगेंस्ट। ठीक है ना, ओके। तो क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जो बिफिडस फैक्टर है वो किसके अगेंस्ट काम करता है, तो आपको अगर साल्मोनेला, इकोलाई और सिजेला देखने को मिले तो सही करेंगे उसको। या क्वेश्चन ऐसे बन गया कि बेबी में साल्मोनेला टाइफी होने से बचाने के लिए ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कौन सा कंपोनेंट होता है जो उसको टाइफाइड होने से बचाता है, तो क्या आंसर जाएगा? बिफिडस फैक्टर जाएगा। ठीक है, ओके। एंड ग्लाइकोकॉन्जुगेट ये कंपोनेंट विब्रियो कोलेरी एंड ई कोलाई के इन्फेक्शंस के चांसेस को कम करवाएगा, है ना। ओके, तो ये जो मैंने आपको 4 कंपोनेंट बताए हैं इनको आप याद कर लीजिए, कौन कौन सा किसके अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ केएमसी, कंगारू मदर केयर? ठीक है, ए है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, बी है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, सी है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड डी है अर्ली डिस्चार्ज एंड फॉलो अप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ केएमसी, कंगारू मदर केयर? ठीक है, चलिए बताइए इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में पुट करेंगे जो जो लाइव देख पा रहे हैं अभी। चलिए गुड, सभी का बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। बी ऑप्शन आप सभी बता रहे हो, इसके अंदर की बी करेक्ट रहेगा, तो मैं भी इससे दूर नहीं भागूंगा। क्या आंसर रहेगा अपना? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, है ना। ये केएमसी का कंपोनेंट नहीं है। इसके अंदर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बिल्कुल सही है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है इसका। ठीक है, अर्ली डिस्चार्ज एंड फॉलो अप ये भी बिल्कुल सही है। तो एक और है इसके अंदर, वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, कंपोनेंट क्या हो गया? कंगारू पोजीशन। ठीक है, वो अपन ने देख ली। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट इज कंगारू पोजीशन। ब्रेस्ट फीडिंग अपन ने देख लिया, थर्ड कंपोनेंट ये था अभी ऑप्शन के अंदर। ठीक है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, अर्ली डिस्चार्ज एंड फॉलो अप ऑप्शन डी था। तो एक और चीज क्या बच गई अपने पास? वो बच गई कंगारू न्यूट्रिशन, है ना। ओके, इसमें क्या है? कंगारू न्यूट्रिशन इज डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिशन टू कंगारूड इन्फेंट दैट इंक्लूड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फोर्टिफिकेशन, है ना। मतलब ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ाना है, ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देना है। ठीक है, अगर वो 8 to 12 टाइम्स कर रही है तो उसको भी बढ़ावा देना है ना। नॉर्मली 8 to 12 टाइम्स बेबी ब्रेस्ट फीड करना चाहिए। ठीक है ना, ओके। नियोनेट की बात करें, स्पेशली नियोनेट 8 to 12 टाइम्स फीड करना चाहिए, क्योंकि अप टू 6 मंथ सिर्फ एनर्जी का उसका सोर्स क्या है? ब्रेस्ट मिल्क है, तो वो तो ठीक है ना, एक्सक्लूसिव होना ही चाहिए, है ना। मिनिमम 8 याद रखेंगे, 8 से ज्यादा होना चाहिए। 8 to 12 टाइम्स ए डे उसको क्या करना चाहिए? ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए। ठीक है, ओके। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कंगारू मदर केयर का कंपोनेंट है ना। ओके, कंगारू पोजीशन का ध्यान रखेंगे। कंगारू पोजीशन में क्या रहेगा? बेबी होगा वो मदर के स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा, है ना। ओके, तो मदर की स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा, और डायरेक्ट कांटेक्ट में मतलब क्या रहेगा? उसकी जो ब्रेस्ट है और उसका जो एब्डोमेन है, ये दोनों बेबी के पूरे पार्ट के ऊपर, पूरे पार्ट के नीचे आना चाहिए, है ना। बेबी के जो नीज है, बेबी की जो हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट भी प्रॉपर फ्लेक्स होना चाहिए। ठीक है, और नी भी फ्लेक्स होनी चाहिए, है ना। ओके, और जो बेबी की चेस्ट एंड हेड है वो दोनों ब्रेस्ट के बीच में रहनी चाहिए, है ना। और इस तरीके से कंगारू पोजीशन होती है ना। तो लोअर लिम्ब के सारे जॉइंट फ्लेक्स होने चाहिए, मेनली हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट। ठीक है, ओके, ताकि वो अपना सरफेस एरिया कम से कम कर सके। ठीक है, और उसका मैक्सिमम स्किन का पार्ट मदर के स्किन के कांटेक्ट में आ सके। तो वो कब पॉसिबल है? जब वो पूरा फ्लेक्स रहेगा, उसके हाथ भी फ्लेक्स रहेंगे, उसके पांव भी फ्लेक्स रहेंगे। ठीक है, एब्डोमेन होगा, ठीक है, उसका एब्डोमेन एंड चेस्ट है वो उसकी ठीक है स्ट्रंग पे रहेंगे, एंड हेड होगा वो एक साइड उसका घुमा हुआ रहेगा ऐसे। ठीक है, ओके। तो ये होती है कंगारू पोजीशन। ठीक है ना, ओके। उसके बाद में न्यूट्रिशन की बात कर ली। न्यूट्रिशन का मेन सोर्स क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि 6 महीने तक और कोई उसको फीड नहीं करवा सकती, यहाँ तक कि उसको पानी पिलाना भी अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है ना, चलिए। तो यहाँ पे आप ऑप्शन सही करेंगे क्या? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। देखिए, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन केएमसी का पार्ट नहीं है।
केएमसी नियोनेटल पीरियड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, और आपको पता है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन कब देते हैं, 6 महीने के बाद देते हैं, तो इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर टू ब्रेस्ट मिल्क कोलेस्ट्रम इज रिचर इन, है ना, इनमें से कौन सा कंपोनेंट कोलेस्ट्रम के अंदर ज्यादा होता है? ए है प्रोटीन, बी फैट, सी लैक्टोज एंड डी वाटर। बताएंगे क्या आंसर आएगा इसके अंदर। कंपेयर टू ब्रेस्ट मिल्क कोलेस्ट्रम इज रिचर इन, क्या होता है, क्या ज्यादा होता है कोलेस्ट्रम के अंदर, ठीक है। देखिए कोलेस्ट्रम के अंदर मेनली क्या होता है, एंटीबॉडीज होती है आईजीए टाइप की, ठीक है। एंटीबॉडीज मेनली किसमें मिलेगी, कोलेस्ट्रम में मिलेगी, उसके बाद इतनी नहीं मिलेगी, ठीक है। ओके, तो एंटीबॉडीज की बात आए तो आईजीए मैन ब्रेस्ट मिल्क के अंदर सीक्रेट होने वाली एंटीबॉडीज है, और इसके कारण क्या रहेगा, इसका प्रोटीन कंटेंट भी ज्यादा रहेगा, ठीक है। ओके, तो याद रखेंगे इसको, कंपेयर टू ब्रेस्ट मिल्क कोलेस्ट्रम इज रिचर इन प्रोटीन, उसका कारण यही है कि अर्ली पार्ट के दौरान, ब्रेस्ट फीडिंग के अर्ली पीरियड के दौरान क्या रहता है, प्रोटीन कंटेंट ज्यादा रहता है, क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडीज रहती है ज्यादा, ठीक है। ओके, अब अपन बात करते हैं मिल्क के टाइप। कोलेस्ट्रम क्या होता है, कोलेस्ट्रम होता है शुरू के 3 से 4 दिन जो मिल्क रहता है ब्रेस्ट मिल्क, उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, ठीक है। इसकी क्वांटिटी तो कम रहती है, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी थिक होती है, ठीक है ना, गाढ़ा दूध होता है ये, ठीक है। और ये व्हाइट कलर का ना होकर के येलो कलर का होता है, येलो इन कलर एंड थिक इन नेचर, ठीक है। ओके, अब अपन अभी देखा कोलेस्ट्रम के अंदर क्या होता है, प्रोटीन कंपोनेंट ज्यादा होता है, ए लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज, इम्यून, ठीक है, इम्यून कंपोनेंट सेल्स जो डब्ल्यूबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी रहती है इसके अंदर, ठीक है, एंटीबॉडीज रहती है, एंड विटामिन ए, डी, ई एंड के, ठीक है। विटामिन अडेक, एडीई के, ये कौन से टाइप है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। ओके, तो फैट सॉल्युबल विटामिन की क्या खासियत रहेगी, जब बेबी क्या करेगा, बेबी ब्रेस्ट मिल्क लेगा और वो इंटेस्टाइन में जाएगा मिल्क, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या आएगी, लाइपेज वगैरह आएगी, ठीक है, फैट का डाइजेशन होगा, तो फैट के साथ में क्या होगा, ये फैट सॉल्युबल विटामिन ऐड हो जाएंगे और ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये जो अंदर जो फैट है इस मिल्क के अंदर, वो इन विटामिन को एब्जॉर्ब कराएगी, इसलिए फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है, जो होंगे वो फैट के साथ में अवेलेबल होंगे यहाँ पे ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या है, लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज है, इम्यून कंपोनेंट सेल्स हैं, तो देखिए अपन देखते हैं कि अगर कोई प्री टर्म बेबी है, ठीक है, या नियर टर्म बेबी है, तो उसके अंदर नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस नाम की एक बीमारी होती है, वो होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और उसका आप ट्रीटमेंट बटोगे तो उसमें आप देखोगे कि नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस जैसी बीमारी जो मेनली इंटेस्टाइन से रिलेटेड होती है, उसमें ब्रेस्ट मिल्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव रोल होता है, ठीक है ना। ब्रेस्ट मिल्क उसमें इस तरीके, एक तरीके से ट्रीटमेंट के तौर पे भी यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कंपोनेंट लाइक एंटीबॉडीज, इम्यून कंपोनेंट सेल्स, ठीक है, प्रचुर मात्रा में विटामिन, फैटी एसिड्स, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब जैसे अपन अभी थोड़ी देर पहले देखा था ग्रोथ फैक्टर, तो वो इंटेस्टाइन की हीलिंग करवाएंगे, लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज से तो वो गट को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो गट की इम्यूनिटी सबसे पहले ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, गट पूरा स्टेराइल होता है, उसके बाद में देखें सबसे पहले क्या जाएगा उसमें, ब्रेस्ट मिल्क जाएगा, तो उस मिल्क के साथ में एंटीबॉडीज जाएगी, इम्यून कंपोनेंट सेल्स जाएगी, ठीक है। तो ये सेल्स और एंटीबॉडीज जाकर क्या करेगी, गट को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, है ना, उसको मजबूत बनाएगी, उसको ऐसी नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस वगैरह जैसी बीमारी से लड़ने की ताकत देगी, ठीक है। ये सब बात होगी आपकी किसकी, कोलेस्ट्रॉल की। एक होता है ट्रांजिशनल मिल्क और एक होता है मैच्योर मिल्क, है ना। ट्रांजिशनल मिल्क क्या होता है, सिक्रेटेड आफ्टर 3 to 4 days until 2 weeks, ठीक है। तो ये कब तक सिक्रेट होता है, ये कोलेस्ट्रॉल के जस्ट बाद में आता है, कोलेस्ट्रॉल के जस्ट बाद में आता है, उसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल मिल्क कहते हैं, ठीक है। सिक्रेटेड आफ्टर 3 to 4 days until 2 weeks, ठीक है। ओके, इसमें देखिए मैंने अभी बताया था आपको कि कोलेस्ट्रॉल के अंदर प्रोटीन कंपोनेंट ज्यादा होता है, वो मेनली एंटीबॉडीज के कारण होता है। अब क्या हुआ, ट्रांजिशनल मिल्क में कन्वर्ट होते ही, ट्रांजिशनल मिल्क के आते ही उसमें प्रोटीन कंटेंट कम हो गया, क्योंकि उसमें इम्यूनोग्लोबिन कम हो गई, ठीक है। ओके, तो इम्यूनोग्लोबिन एंड प्रोटीन कंटेंट डिक्रीजेस, ठीक है। चलिए, है ना, तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन और इम्यूनोग्लोबिन तो कम होने शुरू हो जाते हैं, एंड फैट एंड शुगर इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। मतलब ये ट्रांजिशनल नाम क्यों कहा इसको, क्योंकि ये ना तो मैच्योर मिल्क जैसा है, ना ही कोलेस्ट्रॉल जैसा है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल से मैच्योर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। ओके, अब बात करें अपन 2 हफ्ते बाद आने वाला मैच्योर मिल्क, ठीक है। ये किसको फॉलो करता है, ट्रांजिशनल मिल्क, मतलब ट्रांजिशनल मिल्क के पूरा होता ही, ठीक है, उसका पीरियड पूरा होता ही मैच्योर मिल्क आना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए इसकी क्या खासियत है, इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट कम है कोलेस्ट्रॉल के कंपेयर में, तो ये
थिक ना होकर के थिनर कंसिस्टेंसी होगी इसकी, ठीक है, थिनर होगा एंड मोर वाटर, मतलब वाटर कंटेंट यहाँ पे बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। ओके, अब ये जो मैच्योर मिल्क है इसके अंदर सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट चाहिए जो बेबी की ओवरऑल पूरी ग्रोथ के लिए जरूरी होंगे, है ना। ओके, कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ ऑफ द बेबी, है ना। ओके, अब मिल्क की बात करें, इसके भी दो पार्ट होते हैं, ठीक है। अगर माँ बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर रही है या बच्चे के लिए वो दूध निकाल रही है, दोनों कंडीशन में एक तो शुरुआत का मिल्क जो आएगा, सबसे पहले जो आएगा, है ना, जो स्टोर हो रखा है मिल्क, तो सबसे पहले जो आएगा उसको कहेंगे फॉर मिल्क। और जब वो पिला रही है या दूध निकाल रही है तो सबसे लास्ट जो आएगा उसको कहेंगे हाइंड मिल्क, है ना। मतलब एक ही प्रोसेस के ये दो पार्ट हो गए, शुरू में जो मिल्क आ रहा है उसको फॉर मिल्क कहेंगे, और सेम एंड द ब्रेस्ट फीडिंग जाते जाते जो मिल्क आएगा उसको कहेंगे हैंड मिल्क, है ना। मतलब एक ही दिन में एक ही टाइम की बात हो रही है ना। आप इसको टाइम ड्यूरेशन के साथ याद मत रखिए, ये एक ही फीडिंग की बात हो रही है ना, सिंगल फीडिंग की बात हो रही है। तो सिंगल फीडिंग में जो ब्रेस्ट मिल्क निकल रहा है, जो सबसे पहले निकलेगा उसको फॉर मिल्क कहेंगे, और सबसे लास्ट में जो आएगा उसको हैंड मिल्क कहेंगे। अब दोनों में क्या होता है, दोनों का नेचर थोड़ा अलग होता है, क्योंकि फॉर मिल्क जो होता है उसके अंदर मेनली क्या रहेगा, मेनली वाटर रहेगा, ठीक है। सिक्रेटेड एट द स्टार्ट ऑफ द फीड, वाटरी एंड रिच इन प्रोटीन, शुगर, विटामिन, मिनरल एंड वाटर, ठीक है। ओके, दैट क्विंचेस दी बॉडी बेबीज थ्रस्ट, ठीक है। जैसे बेबी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए पोजिशनली बेबी ने और बेबी ने ब्रेस्ट फीड करना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले उसके क्या जाएगा, ठीक है, पानी जाएगा, मिनरल जाएंगे, वाइटामिन जाएंगे, ठीक है, शुगर जाएगी, प्रोटीन जाएगा। तो उसको टेस्टी लगेगा, मिल्क कैसा लगेगा, टेस्टी लगेगा। और जैसे उसके इंटेस्ट स्टोमक में पहुंचा तो वहां पे वाइटामिन वगैरह, मिनरल्स वगैरह एक तरीके से उसमें और मिल्क की डिमांड करेंगे, है ना। और मिल्क की डिमांड करेंगे तो मतलब उसका जो इंटरेस्ट है मिल्क के लिए वो फॉर मिल्क के कारण और बढ़ जाएगा, और बेबी कंटिन्यूअसली क्या करता रहेगा, सक करता रहेगा, ठीक है। तो सकलिंग एंड स्वेलिंग रिफ्लेक्स उसका और बढ़ेगा, ठीक है। तो सकलिंग एंड स्वेलिंग रिफ्लेक्स जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बहुत जरूरी होता है वो फॉर मिल्क के द्वारा और बढ़ जाता है, ठीक है। और इस तरीके से वो फॉर मिल्क को पूरा कंज्यूम करता है, देन हैंड मिल्क की तरफ आता है। तो उस टाइम क्या रहेगा, उस टाइम देखिए comes toward the end of feed provide more energy and sense of satiety, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, फैट कंपोनेंट ज्यादा होता है। 5 स्टार लगा देंगे इस जगह पे, ठीक है, क्योंकि हाइंड मिल्क होता है वहां पे क्या रहता है, फैट कंपोनेंट ज्यादा होता है, ठीक है। और इसके कारण उसको लगेगा कि हाँ अब पेट अपना फुल हो गया है, ठीक है। कम टुवर्ड द एंड ऑफ द फीड प्रोवाइड मोर एनर्जी एंड सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन एंड इट इज रिचर इन फैट। ये किसकी बात हो गई, हैंड मिल्क की बात हो गई है, ठीक है। तो ये जो मैंने चीज आपको बताई है इसको आप 5 स्टार लगा देंगे और अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज डन टिल, कब तक की जाएगी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कितने मंथ तक होती है, मतलब उस पीरियड तक सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही करवाना है और कोई न्यूट्रिशनल एक्टिविटी नहीं करवानी है, ठीक है। ए है 4 मंथ, बी है 6 मंथ, सी है 8 मंथ एंड डी है 10 मंथ। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, है ना। आज बी ऑप्शन बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो मैं भी इसको सही कर देता हूँ। 6 मंथ इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो बर्थ से लेकर के 6 मंथ तक सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा, है ना। ओके, सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क। और नेक्स्ट 6 मंथ टू 1 ईयर ब्रेस्ट फीड के साथ साथ में सप्लीमेंट्री फीड रहेगी, है ना। मतलब ब्रेस्ट फीड को स्टॉप नहीं करना है, यहाँ पे सप्लीमेंट्री फीड देंगे, ठीक है ना। ओके, जैसे दलिया हो गया, ठीक है, या जो भी बेबी को अच्छा लगे वो दे सकते हैं। यहाँ पे मेनली सॉफ्ट डाइट देते हैं यहाँ पे, ठीक है। 6 मंथ टू 1 ईयर इसको कहेंगे अपन क्या, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, है ना। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहेंगे अपन इसको, ठीक है। और ये कब तक दी जाएगी, नेक्स्ट 6 मंथ दी जाएगी, 6 मंथ टू 1 ईयर। 1 ईयर के बाद में मदर के पास दो चॉइस है, ये ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रख सकती है, ये बेबी के लिए बहुत अच्छा है। और अगर उसकी कंटिन्यू रखने की इच्छा नहीं है तो वो फूड पे को शिफ्ट कर सकती है, ठीक है। ओके, लेकिन मेनली देखा जाए तो मदर इंडिया के अंदर ये बहुत अच्छी बात है कि लगभग 2 साल तक, 2 से 3 साल तक बेबी क्या करता है, ब्रेस्ट फीड करता है, ठीक है। ओके, और ये चीजें उसको माल न्यूट्रिशन से बचाती है ना। ओके, आंसर रहेगा यहाँ पे बी, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मींस दैट द बेबी शुड बी गिवन ओनली ब्रेस्ट मिल्क एंड नथिंग एल्स, नॉट इवन sip of water for first 6 months of life. Complementary feeding means giving the child other nutrient food in addition to breast milk, ठीक है। ओके,
ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब देनी है? नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर देनी है, पहले नहीं देनी है। पहले क्या रहेगा? एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग रहेगी, है ना। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट की जगह कर देंगे नेक्स्ट 6 मंथ, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फैटी एसिड प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क विच इज इंपोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड सीएनएस डेवलपमेंट इज। ठीक है, तो ब्रेन के डेवलपमेंट की बात करें तो कौन सा फैटी एसिड जो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर मौजूद है और वो सीएनएस डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, ए है डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है, डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड। बी है पामेटिक एसिड, सी है लिनोलाइक एसिड एंड डी है लिनोलाइक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, जल्दी से बताएंगे। फैटी एसिड प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क विच इंपोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड सीएनएस डेवलपमेंट। तो आज भले ही बी ऑप्शन ज्यादा करेक्ट हुआ हो, लेकिन यहाँ पे अपना क्या रहेगा? ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, है ना। चलिए गुड, क्या रहेगा? डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, ये जो फैटी एसिड है ये सीएनएस डेवलपमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ओके। अब बात करें इसकी कि ऐसा इसके अंदर क्या है। ह्यूमन मिल्क कंटेंट्स अबाउट 30 टाइम मोर डीएचए एंड अबाउट कितना होता है? लगभग 10 mg पर 100 ml। ठीक है, ओके। देन काउस मिल्क विच इज ए प्रीडोमिनेंट स्ट्रक्चरल फैटी एसिड इन आवर ब्रेन न्यूरोनल मेम्ब्रेन्स, है ना। तो देखिए जितनी भी बॉडी के अंदर मेम्ब्रेन्स होती है, क्योंकि अपन प्लांट्स नहीं है, अपन क्या है? एनिमल्स है, और एनिमल के अंदर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, तो ये तो एक डिफरेंस आपको ग्रोसली पता होना चाहिए। तो बॉडी के अंदर जितनी भी सेल होगी, न्यूरॉन भी क्या है? न्यूरॉन भी एक तरीके की सेल्स ही है। न्यूरॉन क्या है? एक तरीके की सेल्स है। ठीक है, तो न्यूरॉन्स भी एक तरीके की सेल्स है। तो इसके अंदर भी जो मेम्ब्रेन रहेगी, न्यूरोनल मेम्ब्रेन रहेगी, उसका कंपोनेंट भी क्या होगा? लिपिड होगा। और इस लिपिड कंपोनेंट के अंदर डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो प्रीडोमिनेंट स्ट्रक्चरल फैटी एसिड इन और ब्रेन न्यूरोनल मेम्ब्रेन्स एंड रेटाइना। तो रेटाइना भी एक तरीके से देखें डायएन्सेफेलॉन का एक्सटेंशन होता है, ब्रेन का ही पार्ट होता है। तो इन दोनों जगह क्या होगा? इन दोनों जगह डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो इस तरीके से सीएनएस डेवलपमेंट के अंदर कौन से फैटी एसिड का रोल होता है न्यूबॉर्न के अंदर? वो है डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड, जो किससे मिलता है? इसको ब्रेस्ट मिल्क से मिलता है। ठीक है ना, ओके। ए ऑप्शन को आप यहाँ पे करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आफ्टर प्रीमेच्योर डिलीवरी मदर मिल्क इज लो इन। ठीक है, यहाँ पे प्री मेच्योर डिलीवरी की बात हुई है, मतलब ये प्रीटर्म है। ठीक है, तो प्रीटर्म कंडीशन में जो मदर का मिल्क रहेगा, इनमें से कौन सा कंपोनेंट उस मिल्क के अंदर कम मिलेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, है ना। अगर क्या है, एक प्रीटर्म है, प्रीटर्म डिलीवरी हुई है, प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई है, मतलब टर्म से पहले हुई है, 37 वीक से पहले हुई है, लेस देन 37 वीक्स का ये केस है, प्रीटर्म डिलीवरी का केस है। तो टर्म तक आते आते क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल वगैरह अच्छा बन जाता है, मैच्योर मिल्क भी आगे आगे आने वाले टाइम में अच्छा बनता है। लेकिन अगर प्रीटर्म डिलीवरी हुई है तो उसमें जो मदर का मिल्क रहेगा उसमें कौन सा कंपोनेंट कम रहेगा? ए है लैक्टोज, बी है फैट, सी है प्रोटीन एंड डी है सोडियम। तो याद रखेंगे आप यहाँ पे जो शुगर कंपोनेंट होता है लैक्टोज, ये टर्म मिल्क के कंपेयर में प्रीटर्म मिल्क के अंदर कम होता है। ठीक है, ओके। प्रीमेच्योर मिल्क या प्रीटर्म मिल्क कंटेन्स लेस लैक्टोज इन कंपैरिजन टू टर्म मिल्क, है ना। तो प्रीटर्म मिल्क होता है उसके अंदर लैक्टोज कम होता है, तो याद रख लेंगे इसको, लैक्टोज प्रीटर्म मिल्क के अंदर कम होता है। नेक्स्ट है, क्यू अबाउट काउस मिल्क आर ऑल एक्सेप्ट। आज के सारे क्वेश्चन में अपन ने सिर्फ ह्यूमन मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क, इसके बारे में डिस्कस किया। काउ मिल्क के बारे में भी एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ट्रू अबाउट काउ मिल्क आर ऑल एक्सेप्ट। ये है काउस मिल्क कंटेन 80% वे प्रोटीन नॉट कैसीन। बी है काउ मिल्क हैज लेस कार्बोहाइड्रेट देन मदर मिल्क। सी है हैज मोर पोटेशियम एंड सोडियम देन इन्फेंट फॉर्मूला फीड्स एंड डी है हैज मोर प्रोटीन देन ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा? ट्रू अबाउट काउस मिल्क आर ऑल एक्सेप्ट। देखिए, काउ मिल्क कंटेन 80% वे प्रोटीन नॉट कैसीन, बिल्कुल गलत है। कैसीन प्रोटीन होता है वो काउ मिल्क का मेन कंपोनेंट होता है, एकदम उल्टा है। यहाँ पे 80:20 होता है, किसका? कैसीन एंड वे प्रोटीन का, किसमें? काउ के अंदर। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। बी है काउ मिल्क हैज लेस कार्बोहाइड्रेट देन मदर मिल्क। चलिए इसको भी अपन देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट लैक्टोज मदर मिल्क में 7.4 ग्राम है, काउ मिल्क में 4.4 ग्राम है, तो मतलब कम है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा?
काउ मिल्क हैज लेस कार्बोहाइड्रेट देन मदर मिल्क, बिल्कुल सही है। हैज मोर पोटेशियम एंड सोडियम देन इन्फेंट फॉर्मूला फीड्स या मदर मिल्क, तो ये भी बिल्कुल सही है। इन्फेंट फॉर्मूला फीड्स है ना, ठीक है, तो इन्फेंट फॉर्मूला फीड्स इसके अंदर कम होता है, तो ये भी गलत है। ब्रेस्ट मिल्क से ज्यादा होता है लेकिन इन्फेंट फॉर्मूला फीड से कम रहता है। हैज मोर प्रोटीन देन, ओ अच्छा 1 सेकेंड, बी अपना सही हो गया, हैज मोर पोटेशियम एंड सोडियम देन इन्फेंट फॉर्मूला फीड्स। हाँ बिल्कुल ये सही है, क्योंकि काउस मिल्क, काउ का जो मिल्क होता है उसके अंदर पोटेशियम एंड कैल्शियम ज्यादा होता है, पोटेशियम एंड सोडियम, ठीक है। तो बच्चे के अंदर ये मिल्क अपन नॉर्मली फॉलो नहीं करते, क्योंकि अगर मिनरल काउंट ज्यादा रहेगा तो उसका किडनी पे लोड ज्यादा रहेगा, है ना, किडनी पे लोड ज्यादा रहेगा, ठीक है। और जो इन्फेंट फॉर्मूला फीड होता है वो किस पे बेस्ड होता है, वो ब्रेस्ट मिल्क पे बेस्ड होता है, ठीक है। वो किस पे बेस्ड होता है, ब्रेस्ट मिल्क पे बेस्ड होता है। तो ब्रेस्ट मिल्क में भी क्या रहेगा, सोडियम पोटेशियम कम रहेगा, तो इन्फेंट फॉर्मूला फीड में भी सोडियम पोटेशियम कम रहेगा, मतलब ये भी सही हो गया। हैज मोर प्रोटीन देन ब्रेस्ट मिल्क, इसका भी देख लेते हैं। प्रोटीन कंटेंट ज्यादा किसमें होगा, प्रोटीन कंटेंट बिल्कुल ज्यादा है, 3.2 ग्राम है काउस मिल्क के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन भी सही है। तो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है। ट्रू अबाउट काउस मिल्क आर ऑल एक्सेप्ट, मतलब गलत पूछा है, तो गलत हो गया अपना ए, है ना, काउस मिल्क कंटेंट 80% वे प्रोटीन नॉट कैसीन, ठीक है, ठीक है ना। तो ये अपना बिल्कुल सही आंसर हो गया कि इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। वे प्रोटीन constitute 60 to 80% of human milk, not cow milk, ठीक है ना। while the main protein in cow's milk is casein protein, casein protein cow milk के अंदर मोस्ट कॉमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड ऑफ ब्रेस्ट मिल्क प्रिवेंट द इन्फेक्शन ऑफ, है ना। देखिए अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि जो लैक्टोफेरिन हो गया या लाइसोजाइम हो गई, वो सब किसी न किसी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन अपन ने पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड के बारे में नहीं पढ़ा। वो क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि ये उनके कंपेयर में बहुत कम क्वांटिटी के अंदर होता है ना। पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड ब्रेस्ट मिल्क के अंदर होता है, लेकिन थोड़ा कम क्वांटिटी के अंदर होता है, तो अपन ने वहां डिस्कस नहीं किया, लेकिन इसका क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड होता है, वो किसके अगेंस्ट काम करता है, किसके इन्फेक्शन को रोकता है, वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के इन्फेक्शन को रोकता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आप करेक्ट करेंगे, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के अगेंस्ट जो पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड है ना, पाबा, ये होता है, ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के इन्फेक्शन को कम करता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाइंड मिल्क इज रिचर इन, है ना, ये आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। और बताएंगे हाइंड मिल्क में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, ठीक है। ए है कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी फैट, डी मिनरल, ठीक है। तो क्या आंसर रहेगा, अभी अपन ने डिस्कस किया था हाइंड मिल्क के बारे में, है ना। मदर क्या करवा रही है, ब्रेस्ट फीड करवा रही है, ठीक है, ब्रेस्ट फीड करा रही है। तो ये तो जो पहले आगे वाला मिल्क हो गया, इसको क्या कहेंगे अपन, फॉर मिल्क कहेंगे। ये जब पूरा बार आ जाएगा तो पीछे से और मिल्क आएगा, उसको क्या कहेंगे अपन, हाइंड मिल्क कहेंगे। तो हाइंड मिल्क के अंदर क्या रहेगा, कौन सा कंपोनेंट ज्यादा रहेगा, नेहा जी बिल्कुल सही आंसर है आपका, फैट कंपोनेंट, अभी अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है। जो फॉर मिल्क होता है उसके अंदर क्या रहेगा, उसके अंदर विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स ये ज्यादा रहेंगे, जो उसके ठीक है भूख को और बढ़ाएंगे। और जो हैंड मिल्क है उसके अंदर फैट कंपोनेंट ज्यादा है। अपन देखते हैं 1 ग्राम फैट कितनी 9 किलो कैलोरी एनर्जी देती है, मतलब हाईएस्ट एनर्जी देने वाला कंपोनेंट कौन है, फैट है। तो ये फैट क्या करेगा, उसको संतृप्ति देगा, उसको सैचुरेशन देगा कि हाँ आपकी फीडिंग हो चुकी है बेबी, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ठीक है, बेबी कंप्लीटली फीड कर लेगा किसके द्वारा, हैंड मिल्क के द्वारा, क्योंकि उसको संतृप्ति कब मिलेगी, जब इसमें फैट कंपोनेंट वाला हाई एनर्जी वाला मिल्क आएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आप करेक्ट करेंगे, फैट। हैंड मिल्क कम्स टुवर्ड द एंड ऑफ फीड एंड इज रिच इन फैट टू प्रोवाइड मोर एनर्जी एंड सेटिस्फाई द बेबी हंगर, ठीक है। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, थैंक यू।